हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि इस समय उत्तराखंड में डीएलएड के फॉर्म्स आए हुए हैं, जिसका एंट्रेंस एग्जाम जो है वो जल्द ही होने वाला है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। डीएलएड में ही आपका एक टॉपिक है शिक्षण अभिरुचि यानी टीचिंग एप्टीट्यूड, और उसमें हमने टीचिंग के विषय में थोड़ा बहुत पढ़ा था। टीचिंग का जो पार्ट 1 का टॉपिक है वो मैं पहले कवर कर चुकी हूँ। पार्ट 2 में अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण के प्रकार। तो देखिए, दृष्टिकोण के हिसाब से यानी व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग आपकी जो टीचिंग है वो 3 तरीके की हो सकती है। पहला होता है आपकी ऑटोक्रेटिक टीचिंग, ठीक है, जिसे हम सत्तावादी या तानाशाही निरंकुश भी कहते हैं। दूसरी होती है आपकी डेमोक्रेटिक टीचिंग यानी कि लोकतांत्रिक, और तीसरा होता है आपकी लेजर फेयर, जिसे नॉन इंटरफेयरिंग या फिर अहस्तक्षेपी टीचिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो हम इनकी ज़रा कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं कि क्या होता है इनमें। तो ऑटोक्रेटिक या फिर सत्तावादी तानाशाही या निरंकुश शिक्षण जो होता है, इसमें क्या होता है कि ये शिक्षक केंद्रित होती है यानी टीचर सेंटर्ड है। यहाँ पर टीचर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। जैसे कि आपका लेक्चर मेथड हो गया, क्लास में जाकर एक टीचर जो है लेक्चर दे रहा है, उसे जो टॉपिक पढ़ाना है वो जाके पढ़ाएगा, और बच्चे सिर्फ क्या करते हैं, वो निष्क्रिय श्रोता के रूप में, उन्हें सिर्फ पैसिव लिसनर की तरह एक्ट करना है, उन्हें सिर्फ सुनना है। तो ऑटोक्रेटिक टीचिंग में क्या होता है कि शिक्षक केंद्रित है, शिक्षक को ज़्यादा महत्व है, टीचर को ज़्यादा महत्व है। बच्चा क्या है, सिर्फ एक निष्क्रिय श्रोता है, और सक्रिय कौन है, शिक्षक, यानी टीचर एक्टिव है और स्टूडेंट सिर्फ एक पैसिव लिसनर है। बच्चों को प्रश्न पूछने व आलोचना करने का अधिकार नहीं होता। अब इस तरह की टीचिंग में क्या होता है कि बच्चे क्वेश्चन नहीं कर सकते टीचर को, बस टीचर ने आके जो लेक्चर दिया उन्हें वो सुनना है। बच्चे क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो नहीं पूछ सकते, आलोचना या क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते। कहने का अर्थ है कि अगर मान लीजिए उन्हें किसी एक तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, या जो एग्जाम्पल टीचर ने प्रोवाइड किया वो उन्हें समझ नहीं आ रहा, तो वो भाई पूछ सके कि भाई आप कोई और एग्जाम्पल दे दो। तो इस तरह की आलोचना करने का अधिकार बच्चों को यहाँ नहीं होता। तो ऑटोक्रेटिक या तानाशाही जो शिक्षण होता है, इसमें कौन हमारा एक्टिव है, शिक्षक जो है वो ही एक्टिव है, और बच्चों को प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। फिर दूसरे मेथड पर अगर दूसरी टीचिंग पर अगर हम आएंगे तो वह है डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक। यहाँ पर क्या होता है, शिक्षक और छात्र दोनों के बीच में परस्पर संवाद हो रहा है। ठीक है, लेक्चर दिया जा रहा है लेकिन बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो क्या है, यहाँ शिक्षक व विद्यार्थी संबंध यहाँ पर केंद्र में होता है। यहाँ पर हम देख रहे थे शिक्षक केंद्रित ये टीचिंग है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो सेंटर में, वो अधिक महत्वपूर्ण है। दोनों को महत्व दिया जाता है, टीचर भी इम्पॉर्टेंट है, स्टूडेंट भी इम्पॉर्टेंट है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। लेक्चर के दौरान जब टीचर को ये जानना है कि बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं, तो वो क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, जिससे अगर सही आंसर्स मिल रहे हैं तो इसका मतलब जो टीचर पढ़ा रहा है वो बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, और अगर मान लीजिए उन्हें समझ में नहीं आ रहा है या क्वेश्चन के आंसर रॉन्ग मिल रहे हैं, तो फिर टीचर क्या करता है, अलग अलग एग्जाम्पल के द्वारा उसको दोबारा से बच्चों को क्लियर करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर बच्चों को अगर नहीं समझ में आ रहा तो वो भी बीच में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, और दोनों ही एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। दोनों सक्रिय हैं यहाँ पर। ठीक है, दोनों ही सक्रिय हैं। बच्चों को प्रश्न पूछने व आलोचना करने का अधिकार यहाँ पर होता है। फिर तीसरी आपकी टीचिंग आती है लेजर फेयर या अहस्तक्षेपी शिक्षण। अब इसमें क्या होता है, ये बाल केंद्रित होती है। यहाँ पर ये बड़ी क्लासेस में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जहाँ पर बच्चों के सामने कोई प्रॉब्लम दे दी जाती है, उन्हें कोई प्रोजेक्ट वर्क दे दिया जाता है, बच्चे खुद से उस पर काम कर रहे हैं और खुद से सीख रहे हैं। तो यहाँ क्या होता है कि बच्चे का समग्र विकास होता है, क्योंकि उस प्रोजेक्ट के कोई जो प्रॉब्लम उनके सामने रखी गई है उसको सॉल्व करने के लिए बच्चे को खुद से बहुत सारी चीज़ें करनी है। उसके लिए डेटा कलेक्ट करना है, उसको एनालाइज करना है, उससे फिर एक मीनिंगफुल उसे एक इन्फॉर्मेशन निकालनी है कि भाई किस तरीके से इस प्रॉब्लम का एक अच्छा सोल्यूशन निकाला जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे का समग्र विकास होता है। बच्चे अपने कॉग्निटिव स्किल्स और भी बहुत सारे प्रैक्टिकल स्किल्स का यहाँ पर यूज़ करते हैं। फिर शिक्षक जो है बालक को स्वयं करने व सीखने की अनुमति देते हैं। तो बच्चा यहाँ खुद से करके सीख रहा है, इससे ज़्यादा अच्छी तरह से भी सीख सकता है। तो टीचर उनको क्या देता है, अनुमति देता है उनको कि वो अपने आप खुद से चीज़ों को करके सीख सके। यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि टीचर का कोई रोल ही नहीं है। अगर मान लीजिए ये प्रोजेक्ट या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त बच्चों को कोई डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है, कोई उनका अवरोध आ रहा है उनके मार्ग में, तो उसे दूर करने के लिए यहाँ पर वो टीचर की गाइडेंस लेते हैं। तो शिक्षक यहाँ इम्पॉर्टेंट है, लेकिन स्टूडेंट यहाँ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टूडेंट को सेंटर में रखकर ये इस तरह की टीचिंग डिज़ाइन की गई है। तो यहाँ पर टीचर सिर्फ ज़रूरत पड़ने पे, जब बच्चे को ज़रूरत होगी तब वो उसे गाइड करेगा, अदरवाइज बच्चा यहाँ पर खुद से ही करके सीखता है।
निर्णय लेने में दोनों शामिल होते हैं, यानी फाइनल डिसीजन जो लेना है उसमें दोनों की यहाँ पर राय चाहिए होगी, क्योंकि फाइनल इवैल्यूएशन के बच्चे ने कितना सीखा उसका मूल्यांकन जो करेगा वो कौन करेगा, वो शिक्षक ही करेगा। तो निर्णय लेने में यहाँ पर दोनों शामिल होते हैं। तो इस तरीके से आपकी 3 तरह की टीचिंग होगी ऑन द बेसिस ऑफ व्यू पॉइंट्स। अब नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं फेजेस ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण के चरण। तो शिक्षण के आपके 3 चरण होते हैं, 3 फेजेस हैं आपके, और ये दिए किसने हैं, फिलिप डब्ल्यू जैक्सन ने दिए। तो पहला देखिए आपका फेज होता है प्री एक्टिव फेज, जिसे हम प्लानिंग फेज भी कहते हैं, पूर्व सक्रिय चरण या योजना चरण। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, जब आप क्लासरूम में जाते हैं पढ़ाने के लिए, उससे पहले आपको प्रिपरेशन करनी होती है, आपको सारा टॉपिक डिसाइड करना है, और भी क्लासरूम में क्या क्या जाके आप एक्टिविटीज़ करेंगे वो सब आपको पहले से यहाँ पर योजना बनानी है। तो ये योजना चरण कहलाता है। क्या क्या गतिविधियाँ इसमें हमें देखने को मिलेंगी, हम यहाँ पर क्या करते हैं, उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, यानी आप ऑब्जेक्टिव्स पहले से ही डिसाइड करेंगे। ये मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि जब हम टीचिंग के लिए जाते हैं तो हम कुछ भी रैंडमली नहीं पढ़ाते, हम जो भी विषय वस्तु पढ़ाने जा रहे हैं उसके उद्देश्यों को पहले ही निर्धारित कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव डिसाइडेड होते हैं कि इनको पढ़ाने के बाद या इनको सीखने के बाद बच्चा क्या कर सकेगा, उसके व्यवहार में हमें क्या परिवर्तन नज़र आएगा। तो यहाँ पर इस फेज़ में आप क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं या उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। सेकेंड है आपका सिखाई जाने वाली सामग्री का चयन। तो जो भी विषय वस्तु आपको क्लासरूम में पढ़ानी है, जो टॉपिक आपको टीच करना है, उसको आप पहले पॉइंट वाइज डिसाइड कर लेते हैं, कहाँ से कितना टॉपिक पढ़ाना है, बच्चों की क्लास के लेवल के हिसाब से उसको आप पहले ही सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा निर्देशात्मक पद्धति का चयन, किस तरीके से आप पढ़ाएंगे, कौन सा टीचिंग मेथड आप यूज़ करेंगे। बहुत सारे टीचिंग मेथड होते हैं, लेक्चर मेथड होता है जहाँ पर आप व्याख्यान देते हैं, कभी कभी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है, मतलब कोई चीज़ ऐसी है जिसको आपको, कोई मान लीजिए एक्सपेरिमेंट है जिसे आपको बच्चों के सामने करके दिखाना है। इसके अलावा आपका, अगर आपको कोई चार्ट वगैरह शो करना है, बच्चों को डायग्राम से समझाना है, तो वो सब आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि किस तरीके से आप इंस्ट्रक्शंस देंगे, किस तरीके का टीचिंग मेथड आप यूज़ करेंगे। प्रस्तुतिकरण के लिए सामग्री का चयन, ठीक है, जो भी आपको प्रेजेंट करना है वो किस तरह की टीचिंग एड होनी चाहिए। टीचिंग एड यानी शिक्षण सहायक सामग्री, जब आपको सिर्फ लेक्चर ही नहीं, आपको साथ में कुछ प्रेजेंट भी करना है, तो वो आपको क्या टीचिंग एड यूज़ करनी है, किस तरीके से आप उसे प्रेजेंट करेंगे, वो भी आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। फिर है आपका शिक्षण रणनीतियों का प्रयोग कब और कैसे होगा। ठीक है, क्लासरूम में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वो आप प्लानिंग स्टेज में पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि आप पहले इतना टॉपिक पढ़ाएंगे, इसके लिए आप ये वाली जो चार्ट है इसको शो करेंगे, इसमें बच्चों को डिटेल में समझाएंगे, उसे स्पष्ट करेंगे, फिर आप बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे रिलेट करेंगे। इस तरीके से आप पूरा जो है प्लानिंग स्टेज में डिसाइड कर लेते हैं कि क्लासरूम के अंदर क्या एक्टिविटीज़ आप करने वाले। तो ये आपका किस में आएगा, प्लानिंग फेज़ में। और डीएलएड के पिछले पेपर्स में बहुत क्वेश्चन पूछा गया है प्लानिंग फेज़ के बारे में कि आपका पहला चरण शिक्षण का क्या होता है। ठीक है, तो पहला चरण आपका योजना चरण ही होता है। सेकेंड है आपका इंटरएक्टिव फेज या इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, कार्यान्वयन चरण या अंतर सक्रिय चरण। अब इस स्टेज में आप क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी एग्जीक्यूशन होगा, यहाँ रियल टीचिंग होगी। जो भी आपने प्लानिंग स्टेज में डिसाइड किया था, अब क्लासरूम में, एक्चुअल क्लासरूम में जाकर अब आप वो चीज़ें यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर आपकी क्या क्या गतिविधियाँ होंगी। सबसे पहले होता है आपकी कक्षा की स्थापना करना। कक्षा की स्थापना यानी कि जब हम क्लासरूम में जाते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स जो बैठे हैं वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं बैठे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई एक्टिविटी करानी है और उस एक्टिविटी के लिए जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो प्रॉपर नहीं है। आप चाहते हैं कि आप सेंटर में रहें और बच्चे चारों तरफ बैठ के आपको अच्छे से देखें कि भाई उन्हें दिखाई दे कि क्या एक्टिविटी कराई जा रही है। तो जो भी आपको टॉपिक पढ़ाना है, जिस भी तरीके से प्रेजेंट करना है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी क्लास को पहले सेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कक्षा की स्थापना करना, उसका आकार देना, प्रभावशाली विशेषता का प्रदर्शन व छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करना। मतलब आपको जब आप क्लासरूम में जाएंगे तो क्लासरूम एकदम शांत नहीं होती है, वहाँ पे बच्चे पहले से ही बोल रहे होते हैं, कुछ बच्चे डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स भी होते हैं। तो वहाँ आपको सबको शांत करना है और बच्चों को सीखने के लिए तैयार करना है। टॉपिक पढ़ाने से पहले आपको बच्चे के अंदर जिज्ञासा जगानी है कि आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। तो वहीं पर आपकी ये सब चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, आप पहले क्लास को शांत करेंगे, जो भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं उनको भी अलग से देखेंगे, फिर छात्रों में जिज्ञासा जगाएंगे कि भाई आज हम क्या सीखने वाले हैं, और इस तरीके से आप स्टार्टिंग करेंगे। फिर है आपको पढ़ाना शुरू करना है। इसके बाद आप अपना जो भी आपने प्लानिंग स्टेज में प्रिपेयर किया था, टॉपिक किस तरीके से स्टार्ट करना है, उस तरीके से अब आप पढ़ाना शुरू करेंगे।
फिर आती है आपकी पोस्ट एक्टिव फेज, ये है तीसरा चरण शिक्षण का, जिसे इवैल्यूएशन स्टेज भी कहा जाता है, यानी मूल्यांकन चरण। तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपने बच्चों को सिखाया है, बच्चे उसे किस हद तक सीख पाए, जो आपने उद्देश्य निर्धारित किए थे अपने प्लानिंग स्टेज में वो किस हद तक पूर्ण हुए हैं, वो अब आपको यहाँ पर चेक करना है। तो इस इवैल्यूएशन स्टेज में सबसे पहले आप क्या करते हैं, परीक्षण या प्रश्न आदि से छात्रों का अवलोकन करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, बच्चों को चेक करेंगे, उनसे क्वेश्चंस पूछ के, अलग आप उन्हें कोई एमसीक्यू टेस्ट दे सकते हैं या फिर आप उनसे ओरली ही क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि बच्चों को जो आपने सिखाया है वो सीख पाए या नहीं, उन्हें कितना आया है। ठीक है, तो उसका परीक्षण करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर बच्चों को टेस्ट लेंगे या फिर उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे। साथ ही साथ इवैल्यूएशन फेज में आपको खुद भी अपने आप को रिव्यू करना होता है। आप अपनी टीचिंग को देखेंगे, ये परीक्षण से आपको पता चल जाएगा बच्चे किस हद तक सीख पाए, और अब आप अपनी ही टीचिंग को रिवाइज करेंगे कि मैंने बच्चों को कहाँ कहाँ पे किस तरीके से सिखाया और कहाँ पे अगर कोई कमी आ गई है तो उस कमी को आप समझकर अगली बार अपनी रणनीतियों में परिवर्तन करके उसको चेंज करेंगे। तो अपने शिक्षक से भी सीखना है, टीचिंग में इम्प्रूवमेंट लाना है अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ कमी रह गई है तो ये है आपके टीचिंग के फेजेस, 3 फेजेस। अब हम नेक्स्ट देखते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण के स्तर। तो ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते वक्त भी बात की थी कि आपके शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। पहला होता है आपका मेमोरी लेवल, यानी कि स्मृति स्तर। दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसे हम कहते हैं अवबोध स्तर। और तीसरा होता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसे हम कहते हैं चिंतन स्तर। मेमोरी लेवल या स्मृति स्तर का जो शिक्षण होता है ये हम मोस्टली लोअर लेवल की क्लासेस में यूज़ करते हैं। तो लोअर क्लासेस यानी छोटे बच्चों की जो कक्षाएँ होती हैं हम वहाँ पर इसे इस्तेमाल करते हैं। और ये जो टीचिंग होती है लीस्ट थॉटफुल होती है, मतलब इसमें ज़्यादा सोचना समझना नहीं है, यहाँ पे आपको बच्चों को रटाना है। तो बेसिकली आप यहाँ पर बच्चों को चीज़ें रटाते हैं। जैसे कि छोटी क्लास के बच्चों को आप क्या करेंगे, ABCD क ख ग ये सब आप उन्हें रटाएंगे। ठीक है, पहले इन्हें ये सब चीज़ें रटनी पड़ती है। ऐसे ही आप बल्कि 2 लेटर के DO कहते हैं, TO2 कहते हैं, इसके अलावा CAT CAT BAT BAT, इस तरीके से आप चीज़ें को रटाते हैं दोहरा के बच्चों को। तो ये मेमोरी लेवल होता है। सेकंड आता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसे आप अवबोध स्तर कहते हैं। अब ये अंडरस्टैंडिंग लेवल के शिक्षण के लिए आपका जो मेमोरी लेवल है वो कंप्लीट होना चाहिए। जब बच्चा इस लेवल को पार कर लेगा तब उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल पे शिक्षण हम शुरू करेंगे। यहाँ पर बच्चा चीज़ों को समझ के पढ़ता है। ठीक है, बच्चे चीज़ें समझेंगे और फिर उन्हें करेंगे, लेकिन इसके लिए उनका ये वाला लेवल कंप्लीट होना चाहिए। और तीसरा होता है चिंतन स्तर। यहाँ पर बच्चे अपने कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को यूज़ करते हैं, यानी कि खुद से सोच कर, विचार कर, चिंतन करके समस्याओं का समाधान निकालेंगे। ये होती है आपकी मोस्ट थॉटफुल। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच समझकर बच्चों को यहाँ पर सीखना पड़ता है। इसके लिए भी यही है कि आपके पहले 2 स्तर जो है वो पूर्ण होने चाहिए, यहाँ पे ये कंप्लीट होने चाहिए, तब आप इस स्तर पे बढ़ सकते हैं। ये मोस्टली हायर क्लासेस में यूज़ होता है। हायर क्लासेस में हम क्या करते हैं, बच्चों के सामने कोई समस्या रख देते हैं, कोई प्रोजेक्ट रख दिया आपने, कोई प्रॉब्लम उनको दे दी, और बच्चे क्या करेंगे उसके ऊपर खुद से विचार करके, खुद से चिंतन करके फिर सीखते हैं, यानी खुद काम को कर रहे हैं और उसके द्वारा वो सीख रहे हैं। ये होता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो ये हैं 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।